अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का बिना आपका वक्त ज़ाया किए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। जनरल फैज जो है वो किसी के साथ मुखलिस नहीं थे, यहाँ तक कि वो इमरान खान के साथ भी मुखलिस नहीं थे और वो अल्टीमेटली इमरान खान को हटाकर इक़्तिदार पर खुद कब्जा करना चाहते थे। अब आप हो सकता है कि मेरी इस बात को आप समझे कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं जी आप, ये तो मुबालगा रही है। ये मुबालगा रही नहीं है। मेरे अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ जनरल फैज़ के करीबी लोग जो हैं वो आके हमारे साथ ये बात करते थे कि भाई आप तारीख की सही सिमत पे खड़े हो जाएं, यू शुड स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। क्योंकि जनरल फैज़ जो है उसने आर्मी चीफ नहीं बनना, उसने अल्टीमेटली पाकिस्तान का बादशाह बन जाना है। तो आप जो है ना उनकी मुखालफत बंद कर दें। अब हम तो उनकी मुखालफत नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि वो सियासत में मुदाखलत ना करें। अब एक वाक़या हुआ था, आपको याद है उन दिनों में बहुत से जो सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, उनको तंग किया जा रहा था, उनकी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही थी। मेरे समेत बहुत से जो सहाफ़ी हैं उनको उस ज़माने में सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था गद्दार हैं जी, इनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। शाहज़ेब खानज़ादा की तस्वीर लगा दी जाती थी, आसमा शराजी की तस्वीर लगा दी जाती थी, बहुत से जो दीगर एंकर्स हैं उनकी तस्वीरें लगा दी जाती थी कि जी ये गद्दार हैं जी, इनका गद्दारी के इल्ज़ाम में इनका ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, इसमें हुकूमत के लोग भी शामिल थे, इसमें जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है वो भी शामिल था, बहुत से लोग शामिल थे। तो जनरल फैज़ जो हैं वो एक तरफ सहाफ़ियों को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, सियासतदानों को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, जजों को जजों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, और वो अपने मुफादात की तकमील के लिए वो अपनी ही फौज की जो कुछ अहम शख्सियात हैं, अहम अफसर हैं, उनकी भी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। उन्होंने फौज के कुछ जो सर्विंग अफसरान थे, मैं उनके नाम नहीं लेता, उन पर करप्शन के झूठे इल्जामात लगा के तो उनके खिलाफ भी कैंपेन शुरू की, यानी कि वो फौज के अंदर भी रखना डाल रहे थे। अच्छा, एक और मैं आपको अहम बात बताऊं कि जनरल फैज़ साहब जो हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब को एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद और फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था, हमारा तो उस वक्त ये ख्याल था कि ये कोर्ट ने कहा कि जी 3-4 हफ्ते के बाद ये वापस आ जाएंगे, तो हमारा ख्याल था ये वापस आ जाएंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब चले गए और उस फैसले पे कुछ तनकीद शुरू हुई, तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस लिया और मेरे समेत कुछ एंकर्स जो हैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लिया। वो जब हेयरिंग शुरू हुई तो पता चला कि इसके पीछे तो जनरल फैज़ है, और ये जो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का जो सारा ड्रामा है इसमें भी जनरल फैज़ मुलव्वस है। और फिर कुछ दिनों के बाद जनरल फैज़ ने कोशिश की कि जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया, आसिफ जरदारी साहब को भी पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। इस मकसद के लिए जनरल फैज़ साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात के साथ मीटिंग्स की और उनको समझा बुझा के राज़ी करने की कोशिश की कि आप जरदारी साहब को पाकिस्तान से बाहर भेज दें। अब ये वही दिन थे कि जब वो नवाज शरीफ साहब को भेज चुके थे, अब जरदारी साहब को भी पाकिस्तान से बाहर भेजना चाह रहे थे, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो सीनियर लीडर थे उन पे झूठे मुकदमात बनवा के उनको जेलों में डाला हुआ था, और बहुत से जो सहाफ़ी हैं उन पे भी झूठे मुकदमात बन रहे थे। कुछ सहाफ़ियों के घरों में घुसकर तो डाकू बनकर उनको डराया जा रहा था कि जी हम डाकू हैं, लेकिन वो डाकू नहीं होते थे, वो धमकी दुमकी दे के चले जाते थे। और उसी ज़माने में असद तूर जो है उसको भी उनके घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो मैं असद तूर को बिल्कुल नहीं जानता था। तो जब असद तूर के साथ ये मामला हुआ तो मैंने प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा था, मैंने वहाँ पे तकरीर की, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा भाई कि अगर आप हमारे घरों में घुसेंगे तो फिर हम भी आपके घरों की बातें दुनिया को बताएंगे। तो उसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है ना, तो इनका ख्याल था कि जी मेरा इशारा इनकी तरफ है, तो इन्होंने प्रेशर डाल के तो मुझे बैन करवा दिया। अच्छा, बैन करवा दिया, ना सिर्फ ये कि टीवी पे बैन करवा दिया, इन्होंने जनाब मुझे अखबार में मेरा कॉलम भी बंद करवा दिया। तो पाबंदी तो मुझ पर पहले भी लगती रही थी, लेकिन मुशर्रफ दौर में जो पाबंदी थी वो सिर्फ टीवी पर पाबंदी थी, अखबार में नहीं थी। तो ये जो फैज़ साहब ने पाबंदी लगवाई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो टीवी पर भी पाबंदी, अखबार पर भी पाबंदी। और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनके वज़रा साहिबान मुझे कहते थे जी हमने ये नहीं करवाया, लेकिन करवाया तो जनरल फैज़ ने था, और उसके पीछे ज़ाहिरी बात है बाजवा साहब भी थे। तो ये इस तरह मीडिया को भी मैनेज कर रहे थे, ये अदालतों को भी मैनेज कर रहे थे, ये सियासत को भी मैनेज कर रहे थे, ये नैब को भी मैनेज कर रहे थे, ये हर इदारा जो है उसको मैनेज कर रहे थे।
انہوں نے اپنی مرضی کے بہت سے جج لگوا لیے. جو جج ان کی بات نہیں سنتے تھے ان پر یہ مقدمات بنوا دیتے تھے, جھوٹے الزامات لگوا دیتے تھے. شوکت عزیز صدیقی صاحب اس کی ایک مثال ہیں. جس طریقے سے ان پر انہوں نے الزامات لگائے اور ان پر جھوٹا الزام لگایا اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف مقدمہ بھیجا. اور ایک اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اور میں چاہوں گا کہ یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو اور اس میں بھی جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے, کیونکہ اس میں بھی گواہ موجود ہیں. ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا, تمام باتیں آپ نے بغور سنی, ویڈیو آپ نے بڑے تحمل سے سنی. اب اس کا تمام جو فیصلہ ہے وہ آپ پر چھوڑتا ہوں. کمنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور یہ بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. ناظرین کرام, ہمارا کام ہے آپ کو ایک ویڈیو دکھانا, اس پر آپ کی رائے لینا, اور آپ کا کام ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا. ناظرین کرام, امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو, اس کو لائک کیجیے, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر.